फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 4 दिसंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? द नोट्रे डेम कैथेड्रल विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रसिया या फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, समाचारों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2019 में लगी भीषण आग के बाद नोट्रे डेम कैथेड्रल का पुनः निर्माण करने वाले 1000 से ज्यादा कारीगरों की प्रशंसा की। नोट्रे डेम फ्रांस के पेरिस में स्थित एक प्रसिद्ध गोथिक गिरजाघर है। यह अपने आकार, उम्र और वास्तुकला की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 1163 में शुरू हुआ और पूरे गोथिक काल में जारी रहा जो 1250 तक पूरा हो गया। यह नेपोलियन के राज्याभिषेक और शाही शादियों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल था। 15 अप्रैल 2019 को लगी आग ने छत और शिखर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। यह गिरजाघर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें प्राकृतिक मूर्तियां और रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर? फर्स्ट ऑप्शन है पशुपालन से, सेकंड ऑप्शन है जलीय कृषि से, थर्ड ऑप्शन है बागवानी से या फोर्थ ऑप्शन है वानिकी से। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बागवानी से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी से संबंधित है और इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करना है। इसमें डायग्नोस्टिक्स और टिश्यू कल्चर लैब के साथ 9 उन्नत स्वच्छ पौध केंद्र और जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता के लिए एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली शामिल है। यह सस्ती पहुंच सुनिश्चित करता है और महिला किसानों को जोड़ता है और क्षेत्र विशिष्ट पौधों की किस्मों का विकास करता है। इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक फल बाजार स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने संपर्क के मामले और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? विच मिनिस्ट्री हैज डिजाइंड स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ्स एज नोटिफाइड डिसीज? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थर्ड ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री। फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने संपर्क के मामले और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए संपर्क के मामले और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है। बेहतर निगरानी और प्रकोप की रोकथाम के लिए अधिसूचित बीमारियों को अधिकारियों को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है। ऐसी बीमारियों को लागू करने और अधिसूचित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। संपर्क से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक संपर्क से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को 50% तक कम करना है। अन्य अधिसूचित बीमारियों में एड्स, हेपेटाइटिस और डेंगू शामिल है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी के लिए कुछ बीमारियों की रिपोर्ट WHO को करना अनिवार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हांडिगोइडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? What type of disease is हांडिगोइडू which was recently seen in the news? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय रोग। सेकेंड ऑप्शन है दुर्लभ रोग। थर्ड ऑप्शन है श्वसन रोग। फोर्थ ऑप्शन है हड्डी और जोड़ रोग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हांडिगोइडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हड्डी और जोड़ रोग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने अधिकारियों को हांडिगोइडू रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। हांडिगोइडू रोग एक दुर्लभ ऑस्टियोआर्थराइटिक विकार हड्डी और जोड़ों का रोग है जो शिमोगा और चिमगलुरु जिलों में पाया जाता है। यह एक वंशानुगत अपक्षयी हड्डी और जोड़ों का रोग है जो पहली बार हांडिगोइडू गांव में देखा गया था। इसके लक्षणों में जोड़ों और कूल्हों में गंभीर दर्द, विकृति, बौनापन और चलने में कठिनाइयां शामिल हैं। यह रोग किशोरावस्था से पहले शुरू होता है और गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। 1975 में इसकी खोज के बाद से इस बीमारी से 1000 से अधिक लोग मर चुके हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले मैसेलेनी जोड़ रोग जैसा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली वेधशाला किस देश में स्थित है? द हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नामीबिया। सेकेंड ऑप्शन है केन्या। थर्ड ऑप्शन है अल्जीरिया। फोर्थ ऑप्शन है जिबूती। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली वेधशाला किस देश में स्थित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नामीबिया में हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 40 टेरा इलेक्ट्रोनवोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय विकिरणों का पता लगाया। HESS नामीबिया के खोमास हाईलैंड्स में चेरेनकोव टेलीस्कोप की एक सरणी है जो 2003 से चालू है। यह हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न सबसे ऊर्जावान प्रकाश गामा किरणों का निरीक्षण करता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह मिल्की वे और दूर की आकाशगंगाओं में स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है। HESS अप्रत्यक्ष रूप से वायु अणु अंततः क्रियाओं के माध्यम से गामा किरणों का पता लगाता है। क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, इसके शोध में डार्क मैटर और मौलिक भौतिकी शामिल है, जिसमें 13 देशों के 40 संस्थानों के 260 वैज्ञानिक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस? फर्स्ट ऑप्शन है एस सोमनाथ, सेकेंड ऑप्शन है अनिल कुमार शर्मा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर समीर वी कामत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जयातीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाने वाली संस्था ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रमों खासकर पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित किया गया? फॉर हाउ मैनी कैलेंडर ईयर्स फंड्स हैव बीन allocated अंडर दी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है 2 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 3 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 5 ईयर्स या फोर्थ ऑप्शन है 4 ईयर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 ईयर्स के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुंच के लिए यह योजना देश भर में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अटल इनोवेशन मिशन? फर्स्ट ऑप्शन है 2,650 करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 2,750 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 2,850 करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 2,950 करोड़ रुपए।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2750 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन को 2750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। AIM 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार ने पेन 2.0 परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रिसेंटली हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर द पेन 2.0 प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है 1235 करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन है 1335 करोड़ रुपए, या थर्ड ऑप्शन है 1435 करोड़ रुपए, या फोर्थ ऑप्शन है 1535 करोड़ रुपए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में सरकार ने पेन 2.0 परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1435 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने हाल ही में पेन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। पेन 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को बदलना है। वर्तमान में देश में कुल 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए हैं। यह निर्णय डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड MOU विथ विच कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन है टाटा स्टील, सेकेंड ऑप्शन है जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है लार्सन एंड टूब्रो, फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक जॉन कॉकरेल समूह की भारतीय शाखा जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य व्यापक उद्योग विशेषज्ञता का लाभ उठाना और नवाचार और स्थिरता की दिशा में काम करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।